नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म इमरजेंसी की, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है और वहीं अनेक बातें प्रस्तुत की जा रही हैं आलोचनाओं के रूप में फिल्म की अभिनेत्री कंगना रनौत के बारे में। और यह मांग की जा रही है कि इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए, इस फिल्म के ऊपर बैन लगाया जाए। इसके पीछे क्या कारण है, सभी चीज़ों को समझते जानते हैं कि किन किन मुद्दों को उठाया जा रहा है। वहीं दूसरी बात ये भी समझेंगे कि देश में जो इमरजेंसी की स्थिति थी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी हमारे लिए करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है न्यूज़। तो कह रहे हैं कि भारत भर में सिख संगठन, ये बात भी समझिएगा कि जो खासतौर पे सिख संगठन है ना, सिर्फ वही विरोध कर रहे हैं इस इमरजेंसी मूवी का, बाकी नहीं कर रहे। तो सिख संगठन कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे दो कारण हैं। पहली बात तो भाई यहाँ पर सिख समुदाय का मामला आ गया। इन्होंने कहा है कि हमारे समुदाय को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है यह मूवी और इतिहास को विकृत करती है। देखो, कई कारण हैं। पहली बात तो देखो, आप सभी को पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, खालिस्तान की मांग, और वहीं अंत में हमें यह भी पता है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी। कैसे हुई थी इंदिरा गांधी की मृत्यु, पता है? कमेंट में जरा मुझे बताओ कितने लोगों को याद है, अच्छे से नाम भी बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला यहाँ पर मामला यह है कि समुदाय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, वहीं इतिहास को विकृत करने का प्रयास भी किया जाएगा इस मूवी के अंदर। इसी वजह से इस मूवी को रोक दिया जाए, रोक लगाई जाए, इस मूवी को आगे ना बढ़ने दिया जाए। वहीं शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि कंगना रनौत किसान विरोधी और सिख विरोधी है। यानी कि ना तो आप किसानों के साथ हैं, ना आप सिखों के साथ हैं, दोनों तरफ से अगेंस्ट हैं। तो इस वजह से भी चीजें काफी ज्यादा गड़बड़ हुई हैं यहाँ पर। चलिए, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है उसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिख दिया, कह दिया है कि फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कहा है कि कंगना रनौत और फिल्म के निर्माताओं को कानूनी नोटिस जारी कर दिया, ट्रेलर हटाने के लिए कहा जाए, सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा जाए और फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध भी लगाया जाए। ये साफ साफ कह दिया गया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा। इन्होंने मांग की है कि नोटिस भेजो, ट्रेलर हटवाओ, माफी मंगवाओ और साथ साथ रिलीज रुकवाओ। ये सारे के सारे काम होने चाहिए। वहीं किसानों का विरोध प्रदर्शन को लेकर कंगना रनौत ने विवादित टिप्पणी दी थी, जिस वजह से प्रतिबंध की मांग तेजी से बढ़ गई है। क्योंकि कंगना रनौत ने कहा था कि कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन में बलात्कार और हत्या जैसे कई अपराध हुए हैं। मतलब किसानों का यह मानना है कि हम लोगों ने जो अपना आंदोलन किया था वो अपनी मांगों के लिए किया था और सारे के सारी जो कार्यवाही थी वो पूरी तरह से स्वच्छ थी, उसमें ऐसी कोई अपराध नहीं हुए। पर कंगना रनौत ने भी थोड़े दिन पहले कह दिया था कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं और कृषि आंदोलन के दौरान ये बलात्कार और हत्या जैसे मामले देखने को मिले थे। तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा डिस्प्यूट हुआ था, काफी विवाद उठा था, कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी। ठीक है, चलिए फिल्म इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कहां कहां पर विवाद हो रहा है। अभी तक हमने समझा कि कंगना रनौत को लेकर क्या क्या विवाद है, अब फिल्म इमरजेंसी पे क्या क्या विवाद है ये समझते हैं। मूवी जो है वह मुख्य रूप से बेस्ड है हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन के ऊपर। आज के समय में ट्रेंड चल रहा है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनकी बायोपिक बनाई जा रही है, उनके जीवन को प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, खिलाड़ियों की भी बनाई जा रही है, बाकी बिजनेसमैन के ऊपर बनाई जा रही है, सबके ऊपर ये काम चल रहा है आजकल। ठीक है, तो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन के ऊपर ये बनाई गई फिल्म है। तो जीवन परक राजनीतिक थ्रिलर मूवी है ये। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है। 14 अगस्त को ट्रेलर रिलीज किया गया था 2 मिनट 43 सेकंड का। तो उसके बाद से विवाद और बढ़ गया था। विवाद बढ़ने का एक बड़ा कारण था फिल्म के अंदर जो ट्रेलर है, ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया था छोटा सा, जिसमें जर्नैल सिंह भिंडरवाल खालिस्तान की मांग करते हुए दिखे हैं। तो अभी फिलहाल सिख संगठनों का यह कहना है कि जर्नैल सिंह भिंडरवाल ने कभी भी किसी भी प्रकार से खालिस्तान की मांग की ही नहीं है, यह उनका मुद्दा ही नहीं था। आप गलत तरह से समुदाय को प्रस्तुत कर रहे हैं, अब समुदाय की छवि और इतिहास को विकृत कर रहे हैं। यहाँ पर ये सभी चीजें गलत है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब दिखाया गया है। ठीक है, तो इस वजह से विवाद हो रहा है इमरजेंसी मूवी के ऊपर। आगे बढ़ते हुए देखना है हमें कि जो भिंडर वाले हैं उन्होंने कभी भी ऐसी मांग नहीं की थी, फिलहाल ऐसा कह रहा है समुदाय। इन्होंने फिल्म निर्माताओं से बात कही है कहीं, उन्होंने कहा है कि पहली बात तो यह है कि इस फिल्म के अंदर केवल एक ही पक्ष को दिखाया गया है, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया गया। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे ये खालिस्तान की मांग हुई थी, लेकिन इन्होंने साथ में दिखाया इमरजेंसी की क्या स्थिति देश में, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि अकाल तख्त साहिब पर बमबारी की घटना जो हुई थी वह घटना कौन दिखाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण गोल्डन टेम्पल को जो नुकसान हुआ था, जो हताहत हुई थी, जो परेशानी हुई थी, उन सब के बारे में कौन बताएगा। ये सारी बातें मूवी में दिखाई नहीं गई होगी। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि ये सभी चीजें जो थी यह सिख समुदाय के खिलाफ थी, सरकार के पक्ष में थी। तो सिख समुदाय के खिलाफ कार्यवाहियां हुई थी, हमें परेशानियां हुई थी, इन चीजों को नहीं दिखाया गया, सिर्फ सरकार का पक्ष और बाकी चीजें दिखाने का कार्य इस दौरान किया गया। तो सभी चीजें गलत है। या तो मूवी होनी चाहिए थी पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए थी, तो समझ में भी आता, लेकिन ये निष्पक्ष मूवी नहीं है और सिख समुदाय की छवि खराब होगी इससे। ये सारी बातें कही गई है, इसी वजह से विवाद चल रहा है और मांग हो रही है कि
नहीं होनी चाहिए यह रिलीज। अब ये रिलीज होगी या रिलीज नहीं होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जरूरी है थोड़ी सी बातें आपातकाल के बारे में जान ली जाए। देखिए, पहली बात तो जो हम कहानी समझ रहे हैं, जो चीजों को पढ़ रहे हैं, यह राष्ट्रीय आपातकाल की कहानी है। और हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, और राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने के द्वारा? कमेंट में बताओ जरा मुझे, देखते हैं कितने लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ये बात ध्यान रखना, 3 तरह के आपातकाल होते हैं हमारे संविधान में। एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, मुझे उसका अनुच्छेद जानना है कमेंट बॉक्स में। पहली बार लगाया गया था 1962 में, जब चीन भारत युद्ध चल रहा था, तो कहा गया था कि भारी आक्रमण के कारण आपातकाल लगा है। दूसरी बार भी हम लोगों ने जो आपातकाल लगाया था वह 1971 में लगाया था, भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, तो ये भी भारी आक्रमण की ही स्थिति थी, सीमाओं पर भारी परेशानियां हो रखी थी। तीसरा आपातकाल हमारे देश का सबसे अधिक विवादास्पद आपातकाल माना जाता, वर्ष 1975 में लगाया गया था। कहा गया था कि आंतरिक अशांति है। आंतरिक अशांति उस समय संविधान में शामिल एक शब्द था, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंदर। अनुच्छेद 352 में ही राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आंतरिक अशांति की बात कही गई थी उस समय। 3 कारण थे, बाहरी आक्रमण था, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह भी था, ठीक है। तो चीजों को फिर बाद में बदल दिया गया था। तो संविधान के अनुच्छेद 352 में उस समय 3 कारण बताए गए थे जिसके आधार पर आप लोग राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। पहला है युद्ध, दूसरा है भारी आक्रमण, और उस समय तीसरा हुआ करता था आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति एक प्रकार से अनडिफाइंड टर्म थी, इसको चीजों को क्लियर नहीं करती थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसी का प्रयोग किया कि आंतरिक अशांति है देश में, और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दिया। जिस समय आपातकाल खत्म हुआ तो संविधान में संशोधन हुआ और आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके इसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। सशस्त्र विद्रोह समझ में आता, लेकिन आंतरिक अशांति समझ में नहीं आती थी, लेकिन इसी का प्रयोग करके 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई। तो 1975 में आपातकाल लगा दिया गया। हालांकि इसकी एक दूसरी कड़ी थी, वो यह थी कि इंदिरा गांधी ने तो कहा था कि आंतरिक अशांति इस वजह से हम लगा रहे हैं, लेकिन एक कहानी 12 जून 1975 से शुरू हुई थी। दरअसल 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में गलत तरीकों को अपना करके जीत हासिल की है, इसी वजह से हम उनका जो चुनाव है रद्द कर देते हैं। तो चुनाव रद्द कर दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी का। अब इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लाई, कहा कि भाई हाई कोर्ट का फैसला गलत है, सुनवाई हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं चीजों को बरकरार रखा जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तहत इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए प्रधानमंत्री पद से बेदखल कर दिया गया था। साथ साथ राजनीतिक बैन लगा दिया गया था, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रधानमंत्री पद पे बनी रह सकती हैं, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ेंगी 6 सालों के लिए, यह बैन पूरी तरह से रहेगा बरकरार। अब इंदिरा गांधी 6 सालों के लिए बैन हो गई थी, तो इंदिरा गांधी को डर था कि 6 सालों के बाद चुनाव होगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। यह दूसरी स्थिति थी, ठीक है। तो अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, प्रधानमंत्री पद पर रहने की इजाजत दी। अब इंदिरा गांधी ने 12 जून को शुरू हुई इस कहानी को अंतिम रूप दिया 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को इन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति, जिनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, इनसे बातचीत की और रात को ही आपातकाल देश भर में घोषित करवा दिया। इनकी अकेले की ही सिर्फ और सिर्फ सिफारिश पे राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित कर दिया था देश भर में। इस दौरान चुनावों को स्थगित कर दिया गया, लोगों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, जैसा कि आपातकाल के दौरान होता है। इसके अलावा राजनीतिक विरोधियों को जेल में बंद करवा दिया गया और प्रेस पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था, प्रेस पर सेंसरशिप लगी थी। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इंदिरा गांधी के जो पुत्र हैं संजय गांधी, उनके नेतृत्व में पूरे देश में पुरुष नशबंदी अभियान चलाया गया था। आदमियों की जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी की गई थी बड़े स्तर पर, यह भी इस समय हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सबसे अधिक काली अवधि के रूप में संबोधित किया था। इस दौरान आंतरिक सुरक्षा कानून लागू करते हुए बड़े बड़े नेताओं को, जिसमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में बंद कर दिया था। हालांकि अलग अलग दलों के नेताओं को इन्होंने जेल में बंद किया, तो जेल में उन्होंने बैठक की। देखो, बुद्धिजीवी थे, नेता है, अपने हिसाब से सोचते थे, तो उन्होंने जेल में बैठक करी, सारी बातचीत की, और बाद में जब आपातकाल की स्थिति खत्म हुई तो जेल में ही इन्होंने फाइनल कर लिया था कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि आज के समय में देखते हैं ना कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी लोग एक साथ हो रखे हैं, एक महागठबंधन बना रखा है इन्होंने, ठीक है, जिसको इन्होंने इंडिया अलायंस नाम दिया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार की स्थिति उस समय हुई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की छवि बहुत बड़ी थी। तो सभी नेता मिले, विपक्ष के मिल करके इन्होंने जनता पार्टी बनाई, और जनता पार्टी बना करके इन्होंने 1977 में चुनाव लड़ करके फिर इंदिरा गांधी को उस समय हराया था। ये हुआ था।
बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया, जेल में डाला। उसके बाद ये देखते हैं कि आपातकाल की अवधि 21 मार्च 1977 तक लागू रही। 1977 को आपातकाल की अवधि खत्म कर दी गई। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। एक कारण तो यही माना जाता है कि इंदिरा गांधी को लग रहा था कि भाई देश भर में उनके विरोधी लहर तेजी से बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि एक बड़ी घटना देखने को मिले। तो इंदिरा गांधी ने सभी चीजों को शांत करने के लिए क्या किया कि आपातकाल को वापस करवा लिया था। इसी के साथ साथ बाद में देखते हैं कि चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली सीट से चुनाव हार जाती हैं। लेकिन इनके लिए ये हार कोई बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, क्योंकि 1977 में जो सरकार बनती है ना चुनावों के बाद जनता पार्टी की, वो सरकार लंबे समय तक नहीं चलती। 1980 में फिर दोबारा चुनाव होते हैं और 1980 के चुनाव में फिर दोबारा इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री बन जाती हैं देश की, और ये अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री पद पर ही बनी रहती हैं उसके बाद में। तो इनके लिए कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं रही है चीजों में। ठीक है, आज के समय में पता है ना कि कौन संभाल रहा है रायबरेली सीट। एक पुश्तैनी सीट है इनकी। रायबरेली और अमेठी दोनों ही पुश्तैनी सीटें हुआ करती थी। हालांकि अब फिलहाल अमेठी सीट पे स्थिति अलग है, लेकिन रायबरेली सीट अभी भी कांग्रेस की पुश्तैनी सीट ही बनी हुई है। ठीक है, जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई 1977 में। चीजें बदल जाती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। पहली बार देश में कोई गैर कांग्रेसी सरकार आती है, लेकिन बहुत दिन नहीं चल पाती है, अंत में देखते हैं। और नहीं चलती तो इसी वजह से 1980 में जब सरकार गिरती है तो इंदिरा गांधी दोबारा से जीतती है, लेकिन 1980 में ही भारतीय जनता पार्टी बनाई जाती है और आज तक 1980 की भारतीय जनता पार्टी ही व्यवस्था में चली आ रही है। ठीक, तो ये थी कहानी फिल्म इमरजेंसी की भी और इमरजेंसी की भी, दोनों बातें आपको बताई हैं। तो अब तक हमारे देश में कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? आंसर मुझे कमेंट करो। सारी बातें बहुत अच्छे से आप लोग को बता दी गई हैं। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, बाकी साथियों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। इसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जल्द मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।